हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निगार। आज हम लोग क्लास 9th के होम साइंस में खंड घ पढ़ेंगे, जिसका नाम है खाद्य पदार्थों का संगठन, वर्गीकरण और उसके कार्य। ठीक है बच्चों, तो खंड घ का जो चैप्टर है वो 13 है। हम लोग खंड घ भी कह सकते हैं उसको, और अनुभाग 4 भी कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फटाफट कि अब इस खाद्य पदार्थ का संगठन, खाद्य पदार्थ क्या होता है, यानी जो पदार्थ हम खाने में यूज करते हैं उसको खाद्य पदार्थ कहते हैं। तो अब इधर देखिए कि आहार का अर्थ क्या होता है। आहार का अर्थ भोजन से होता है, यानी जो कुछ भी हम खाना खाते हैं वो आहार कहलाता है। तो अब ये देखना है कि इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे। आमतौर पर हम लोग कहते हैं कि भोजन जो कुछ भी हम लोग खाते हैं जिससे हमारी भूख मिट जाती है वो भोजन कहलाता है, लेकिन वास्तविक रूप से इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे। तो उसके लिए देखिए इसकी परिभाषा क्या है कि वह ठोस पदार्थ, ठीक, वह ठोस या तरल पदार्थ जो भी हो सकता है, वह ठोस या तरल सामग्री आहार कहलाती है जिसे ग्रहण करने से भूख मिटती है, शरीर शक्ति प्रदान करता है, शरीर का वृद्धि और विकास होता है, शरीर के अंदर होने वाले टूट फूट की मरम्मत होती है तथा प्राणी रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त करता है। यानी जो प्राणी वो आहार लेता है वो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, टूट फूट की मरम्मत होती है। यानी हमारे अंदर जो शरीर में जो भी थकान रहती है, जो भी कमजोरी रहती है, तो जब हम आहार लेते हैं तो उससे वो क्या होता है, रिपेयर हो जाता है और हमारे अंदर ताजगी आ जाती है, यानी हमको शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस वजह से इसको बता रहा है कि टूट फूट की मरम्मत होती है। प्राणी रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त करता है, यानी जब हम एनर्जी ले लेते हैं, जब भोज्य पदार्थ ले लेते हैं तो उससे हमको शक्ति मिल जाती है। तो उसी को ये परिभाषित किया गया है कि आहार का अर्थ। ठीक है बच्चों, तो वह ठोस या तरल सामग्री आहार कहलाती है जिसे ग्रहण करने से भूख मिटती है और शरीर को शक्ति प्राप्त करता है, शरीर शक्ति प्राप्त करता है, शरीर की वृद्धि और विकास होता है, शरीर के अंदर होने वाले टूट फूट की मरम्मत होती है तथा प्राणी रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। ये परिभाषा हो गई। अब देखिए आहार के पोषक तत्व। आहार के बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, यानी जो भी हम भोज्य पदार्थ लेते हैं तो उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। अब कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं देखते हैं। तो देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, विटामिन, जल, ये सारे पोषक तत्व हमारे खाद्य पदार्थ में सम्मिलित होते हैं, यानी हमारे भोजन में मिले होते हैं। अब हम पहला इसका है कि कार्बोहाइड्रेट। बच्चों देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, यानी ये सब मिल करके यौगिक बनाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका जो अनुपात होता है, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 का होता है। तो ये सब मिल करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और इस कार्बोहाइड्रेट में शर्करा भी पाया जाता है और स्टार्च भी पाया जाता है। शर्करा यानी चीनी की मात्रा। तो अब देखते हैं कि शर्करा किन किन चीजों से मिलता है। तो जिन पदार्थों से हमें जो मीठे पदार्थ होते हैं, जो उससे क्या होता है, चीनी मिलती है, यानी शर्करा खजूर में पाया जाता है, गन्ना में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। याद रखिएगा गन्ने का रस बहुत मीठा होता है ना, तो गन्ने में शर्करा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, यानी चीनी की मात्रा ज्यादा होती है। मीठे फलों, ग्लूकोज इत्यादि में भी शर्करा की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। इसके बाद स्टार्च देखते हैं। तो स्टार्च में, या स्टार्च आप लोग एक माड़ टाइप का होता है, स्टार्च जो कपड़ों में भी लगाया जाता है। तो ये स्टार्च किस में पाया जाता है। देखिए आलू में स्टार्च की मात्रा होती है, ठीक है, चावल में, गेहूं में, साबूदाने में अधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। तो अब ये स्टार्च और शर्करा मिलकर के कार्बोहाइड्रेट का बनाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट का जो यौगिक बनता है वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, इनके मिश्रण से बनता है। अब हम देखते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या होती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का क्या क्या उपयोग है।
कार्बोहाइड्रेट क्या उपयोग करता है, यानी कि हमारे शरीर में अगर कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं तो उससे क्या क्या फायदे होते हैं। तो देखिए कि शरीर का ताप बनाए रखता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा यदि हमारे शरीर में है तो वो हमारे टेम्परेचर को बनाए रखता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर को शक्ति भी प्रदान करता है, भूख शांत करने के लिए सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ है। यानी जब हमें भूख लगती है तो हम अगर इन सब पदार्थों का सेवन कर लेते हैं तो हमारी भूख जो होती है वो शांत हो जाती है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करके प्रोटीन तथा वसा को अन्य उद्देश्यों के लिए बचाए रखता है। यानी यदि हम कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं तो उससे प्रोटीन और वसा जो होती है वो संचित रहती है, यानी बची रहती है, प्रोटीन जल्दी खर्च नहीं होती है बॉडी से। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट शरीर में कैल्शियम के शोषण में भी सहायक होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कैल्शियम को अपनी ओर खींचता है, यानी कैल्शियम की मात्रा को ज्यादा बनाए रखता है। ठीक है, तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसके बाद देखिए यदि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारे शरीर में अत्यधिक हो जाए या कम हो जाए तो उससे हमारे शरीर को क्या क्या हानियां हो सकती हैं। दोनों तरह से, यदि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो भी हानि होती है, और यदि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है शरीर में तो भी हानि होती है। तो देखते हैं कि क्या क्या हानियां होती हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट की कमी से, यदि शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि पहला, शरीर में कुपोषण की स्थिति आ जाती है, यानी शरीर दुबला होने लगता है, उसमें कोई पार्ट्स जो होते हैं हमारे शरीर के, पैर हाथ, उसमें वो कुपोषित हो जाते हैं। फिर वजन घटने लगता है, वजन घटने भी लगता है और साथ साथ झुर्रियां भी पड़ने लगती हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ने लगती हैं, शरीर कमजोर होने लगता है। और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से क्या हानियां होती हैं, यदि बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए तब क्या होगा, तो उससे क्या हानि होती है। देखिए पाचन क्रिया, जो हमारे शरीर का डाइजेशन सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, पाचन सिस्टम बिगड़ जाता है तो हमारा पेट खराब हो जाता है, तो और उसके साथ साथ डायबिटीज होने की भी संभावना होती है। यानी डायबिटीज मतलब मधुमेह जो रोग होता है वो होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट लिमिट मात्रा में लेना चाहिए, नहीं ज्यादा बहुत अधिक, नहीं ज्यादा बहुत ज्यादा कम। ठीक है बच्चों, तो ये तो कार्बोहाइड्रेट हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन। हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटीन जो होता है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है, और प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ साथ बहुत सारे सल्फर, फास्फोरस भी मिले होते हैं। यानी प्रोटीन में बहुत सारे पोषक तत्व मिले होते हैं। ठीक है बच्चों, और प्रोटीन जो बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है वो भी दो प्रकार का होता है, प्राणी जन्य प्रोटीन और वनस्पति जन्य प्रोटीन। ठीक है, प्राणी जन्य प्रोटीन यानी जो प्रोटीन हमें प्राणियों से प्राप्त होते हैं, यानी जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे मान लीजिए मछली है, मांस है, फिर है अंडा है, दूध है, तो ये सब क्या है, जीव जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं, तो इसलिए ये प्राणी जन्य प्रोटीन कहलाते हैं। उसके बाद वनस्पति जन्य प्रोटीन क्या होता है, जो वनस्पतियों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे चावल है, दाल है, गेहूं है और सोयाबीन है, बहुत सारे मेवे हैं। तो ये सारे चीजें जो होती हैं वो वनस्पतियों से प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए हम उनको वनस्पति जन्य प्रोटीन कहते हैं। अब देखते हैं प्रोटीन की कमी से क्या हानियां होती हैं। देखिए बच्चों, प्रोटीन की कमी से बहुत बड़ी हानि हो जाती है। सबसे पहले तो ये है कि हमारा स्वास्थ्य ही खराब हो जाता है। ठीक है, तो और लीवर के आकार में भी वृद्धि हो जाती है, लीवर भी हमारा खराब हो जाता है। उसके बाद जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है, तो वो भी स्लो हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, यानी रक्तचाप निम्न हो जाता है और हमारा शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, बहुत दुर्बल हो जाता है। इसके साथ ही साथ जो शिशु होते हैं या फिर जो बच्चे होते हैं उनकी तो वृद्धि ही रुक जाती है, विकास रुक जाती है, मानसिक जो वृद्धि होती है वो भी कमजोर हो जाती है। और प्रोटीन
से क्या होता है, मानसिक वृद्धि भी बहुत तेज होती है। शारीरिक वृद्धि तो होती ही है, साथ ही साथ प्रोटीन से मानसिक वृद्धि भी बहुत तेज होती है। तो यदि इसकी कमी हो जाती है प्रोटीन से, तो वो मानसिक रूप से भी वो व्यक्ति कमजोर हो जाता है। शारीरिक रूप से तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाता है। अब प्रोटीन की अधिकता से क्या हानि होती है? देखिए बच्चों, कोई भी चीज होती है तो वो हर चीज लिमिट में ली जाती है। यदि हम उसको मैक्सिमम ले लेते हैं किसी भी चीज को, चाहे वो अच्छी चीज हो, चाहे वो जैसी भी चीज हो, यदि हम उसको अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं तो वो हमारे हमारे लिए क्या होती है, हानिकारक हो जाती है। ठीक है, तो प्रोटीन की अधिकता से क्या हानियां होती हैं? देखिए, शरीर में जो गर्मी होती है वो अधिक होने लगती है। प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उससे क्या होता है, हमारा शरीर बहुत ज़्यादा तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, शरीर का बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है, सांस फूलने लगती है, हांफने लगता है इंसान। साथ ही साथ गुर्दों को अधिक कार्य करना पड़ता है। जो जो शरीर की किडनी होती है वो भी, उसका भी क्या होता है, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो किडनी खराब होने की भी संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि वो अधिक ज्यादा काम उसका बढ़ जाएगा तो वो खराब हो सकती है। इसके बाद ठंडे प्रदेशों में यदि हम प्रोटीन की मात्रा ज्यादा ले लेते हैं तो उतना हानिकारक नहीं होता है, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में क्या होता है कि प्रोटीन की जब हम अधिक मात्रा में लेते हैं तो वो एटमॉस्फेयर के साथ में मिल करके वो टेम्परेचर को मैनेज कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमको उतना नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा यदि हम उसको यूज़ कर लेते हैं तो हानिकारक होता है। लेकिन गर्म प्रदेश में यदि हम अधिक ले लेते हैं, अपने ज़रूरत से थोड़ा सा भी अधिक ले लेते हैं तो हानिकारक होता है। इसके बाद देखिए, हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन की उपयोगिता क्या है। ठीक है, इसका महत्व देखते हैं कि शरीर के स्वास्थ्य एवं समुचित विकास के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। तो प्रोटीन का क्या उपयोग है? प्रोटीन जो होता है वो पूरे शरीर को समुचित रूप से विकास के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है, यानी उसकी पूर्ण रूप से वृद्धि के लिए प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रोटीन पाचक रसों को या आंतरिक रसों को जो भी है उसको क्या करता है, प्रोटीन हार्मोन्स में सहायता करता है, यानी पाचक रस हो या आंतरिक रस हो, उन सब में जो हार्मोन्स होते हैं उसमें सहायता करता है प्रोटीन। ठीक है, हार्मोन्स में सहायता करता है। प्रोटीन मानसिक शक्ति में भी वृद्धि करता है। हमने अभी आपको बताया कि प्रोटीन शारीरिक रूप से तो लाभदायक होता ही है, लेकिन वो मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। ठीक है, तो मानसिक रूप से भी उसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है प्रोटीन से, यानी दिमाग तेज होता है, क्योंकि प्रोटीन आप जानते ही हैं कि बादाम वगैरह में, फल वगैरह में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा मिलती है, दाल में ज़्यादा मिलती है प्रोटीन की मात्रा। तो इन सब का हम अगर सेवन अच्छे से करते हैं तो हमारा मानसिक रूप भी अच्छे, मानसिक तौर पे हमारी शक्ति अच्छी होती है, यानी दिमाग भी तेज होता है और शारीरिक रूप से हम स्वस्थ भी रहते हैं। लेकिन यदि हम इसी को बहुत ही अधिक मात्रा में यूज कर लेते हैं तो क्या होता है, मोटापा होने लगता है, फैलने लगता है इंसान, और उसको किसी भी काम को करने में परेशानी होती है, यानी वो फौरन थक जाता है। ठीक है, मोटापा अधिक हो जाता है। तो उसके बाद ये देखिए, ये तो हो गई इसकी उपयोगिता, शरीर दूर कमजोर होने लगता है। और क्या होता है कि कमजोरी जो होती है, प्रोटीन यदि हम समय समय पर प्रोटीन लेते हैं तो जो हमारी कमजोरी होती है वो भी दूर हो जाती है, शरीर की कमजोरी दूर हो जाती है। इसके बाद हमने आपको ये तो उपयोगिता बता दिया, प्रोटीन से हानियां क्या होती हैं, यानी अगर हम कम मात्रा में प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन की यदि कमी रहती है तो उससे हानि क्या होती है। उसकी अधिकता लेते हैं, यदि प्रोटीन अधिक मात्रा में ले लेते हैं तो क्या हानियां होती हैं। हमने उपयोगिता भी बताया आपको। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वसा एवं तेल। ठीक है, तेल यानी कि वसा, वो हमको, वसा जो होता है वो भी एक प्रकार का पोषक तत्व है। ठीक है, वसा जो होता है उसको हम फैट बोलते हैं। ठीक, वसा और तेल वो भी
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से ही बनता है, यानी इन सबों के मिलने से ही बनता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, इसके बाद वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, इनके संयोग से ये वसा बनता है। वसा जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, प्राणीजन्य वसा और वनस्पति जन्य वसा। तो प्राणीजन्य वसा मैंने आपको बताया ही है कि जो प्राणियों से प्राप्त होते हैं प्रोटीन, ठीक है, और वसा भी वही हो जाएगा, ठीक है, वही जो प्राणीजन्य, जो प्राणी से प्राप्त होते हैं वसा, ठीक है। अब प्राणी से प्राप्त वसा कैसे होते हैं, तो जैसे मान लीजिए प्राणियों से आप जैसे मुर्गी है, अंडा देती है, ठीक, तो उसके अंडे में जो जर्दी होती है उसमें भी वसा पाया जाता है, ठीक है, प्रोटीन पाया जाता है उसमें भी, ठीक है ना। तो उसके साथ ही साथ जो तेल होता है, मछली का तेल हुआ या किसी भी चीज का तेल हुआ, वो क्या होता है, वो भी एक प्रकार का प्राणीजन्य वसा कहलाता है, ठीक है, यानी कि प्राणियों से प्राप्त होला, चाहे वो मछली का तेल हुआ या पशुओं की चर्बी हो गई, ठीक है, दूध है, मक्खन है, घी है, तो ये सारी चीजें क्या है, प्राणीजन्य वसा, ठीक है, यानी प्राणियों से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, प्राणियों से हमको मिलते हैं। इसके बाद वनस्पति जन्य वसा क्या है, जो वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, जैसे मान लीजिए सरसों का तेल है तो सरसों के पौधे से मिलता है, मूंगफली का है, या फिर नारियल का तेल लीजिए, नारियल का तेल तो बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो ये सारे जितने भी तेल हमें प्राप्त होते हैं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो जो वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उसको हम वनस्पति जन्य कहते हैं, और जो प्राणियों से प्राप्त होते हैं वसा, उसको हम प्राणीजन्य वसा कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी उपयोगिता क्या है, ठीक है। तो अब वसा का क्या उपयोग होता है, हमारे शरीर में वसा क्या काम करता है, तो देखते हैं क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट के समान ऊर्जा प्राप्त करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट से भी हमें ऊर्जा मिलती है, वैसे ही ठीक वसा से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। और गर्मी सर्दी से शरीर क्या होता है, शरीर की रक्षा करता है, ठीक है। वसा क्या करता है, गर्मी हो या सर्दी हो, तो जैसा आपका एटमॉस्फेयर होता है उससे वो रक्षा करता है, ठीक है। वसा का काम शरीर की रक्षा करना होता है। कई विटामिन के लिए विलायक का कार्य करते हैं। ये जो वसा होते हैं वो कई विटामिन के में मिल सकते हैं, ठीक है। शरीर में चिकनाहट होती है, तो वसा क्या करता है, शरीर को चिकना करता है। वहाँ पर जब हम वसा का सेवन करते हैं तो यानी चिकने पदार्थ जब हम यूज़ करते हैं तो हमारी जो आंत जहाँ पर होती है, आमाशय हुआ या आंत हुआ या पाचन क्रियाएं जहाँ से होती हैं, वो क्रियाएं जो होती हैं वहाँ पर चिकनाहट हो जाती है, तो हमारा पाचन क्रिया अच्छे से होता है। लेकिन यदि हम इसको अधिक मात्रा में उपयोग कर ले तो वहाँ पर फैट जमने लगता है, तो वो क्या होता है, वो नुकसानदेह होने लगता है। तो ये चिकनाहट तो लाता है, वहाँ पर चिकनाहट लाने से जो पाचन क्रिया होती है वो अच्छे से हो जाती है, फिसल फिसल कर, मतलब अच्छे से पाचन क्रिया हो जाती है। लेकिन यदि हम इसका उपयोग यदि हम अधिक मात्रा में करने लगते हैं तो ये फैट जमने लगता है, चर्बी बढ़ाने लगता है, और क्या होता है, शरीर मोटा होने लगता है इससे। तो इस तरह से इसका उपयोग हो गया। इसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। देखिए बच्चों, यदि विटामिन की बात की जाए तो विटामिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। विटामिन को सुरक्षात्मक तत्व भी कहा जाता है, वो हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, इसलिए इसको हम लोग सुरक्षात्मक तत्व भी कहते हैं। और विटामिन कई चीज़ों में पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन कई प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, इस तरह के विटामिन के कई दवाइयाँ भी होती हैं, कैप्सूल्स भी होते हैं जो विटामिन के काम आते हैं, लेने के काम आते हैं, ठीक है। यदि विटामिन की कमी हो जाती है तो हम कैप्सूल के माध्यम से भी विटामिन को लेते हैं, ठीक। तो विटामिन जो होते हैं वो भी पोषक तत्वों में ही पोषक तत्व ही होते हैं, और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में ये सारे विटामिन पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए गाजर है तो विटामिन ए है,
विटामिन सी है, मानते हैं तो सी, बहुत सारे जो भी अम्ल होते हैं उसमें विटामिन सी पाए जाते हैं। उसके बाद धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। तो इस तरह से कई चीज़ों से हमें विटामिन प्राप्त होते हैं, कई भोज्य पदार्थों से विटामिन प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम लोग विटामिन की उपयोगिता अगर देखते हैं कि विटामिन का क्या उपयोग है, तो रोगों से लड़ने की क्षमता आ जाती है। यदि हम विटामिन हमारे शरीर में है तो हम रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में होती है, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो भी रोग होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता आ जाती है हमारे अंदर, ठीक है, कैपेसिटी बढ़ जाती है। उसके बाद है व्यक्ति स्वस्थ और चुस्त रहता है, यानी बिल्कुल फुर्तीला रहता है व्यक्ति। शरीर को भूख व्यक्ति को भूख ठीक प्रकार से लगती है, यानी जो उसका डाइजेशन सिस्टम होता है वो भी सही तरीके से बना रहता है। इससे क्या होता है कि उसको भूख अच्छी लगती है, समय समय पर भूख लगती है। विटामिन की यदि कमी हो जाती है तो शरीर में क्या होता है, बहुत ही दुर्बलता आ जाती है, यानी शरीर बहुत ही कमज़ोर होने लगता है विटामिन की कमी से, ठीक है। तो ये सारे तो इसके उपयोग थे, इसके महत्व थे। अब हम लोग खनिज के बारे में पढ़ते हैं। खनिज क्या होता है, तो देखिए खनिज जो होता है वो शारीरिक स्वास्थ्य और सुचारू क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए ये जो खनिज आवश्यक होता है, ठीक है। यानी हमारी जो शारीरिक जो स्वास्थ्य है, हमारा जो शरीर है उसकी जो जो भी क्रियाएं होती हैं सुचारू रूप से, जो भी क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर को, उसको बनाए रखने के लिए खनिज लवण आवश्यक होता है। इसमें कैल्शियम होते हैं, आयरन होते हैं, लौ तत्व होते हैं, यानी इसको हम आयरन कहते हैं, तांबा होता है, गंधक होता है, फास्फोरस होता है, बहुत सारे तत्व इसमें भी सम्मिलित होते हैं, ठीक है, खनिज में। तो इस तरह से ये जो खनिज होता है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है भोज्य पदार्थ के लिए, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जिसको हम नमक कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं, तो वो भी एक प्रकार का खनिज होता है। अब हम इसकी उपयोगिता देखते हैं कि उपयोगिता क्या है। तो हड्डियों की कमजोरी के लिए जो कैल्शियम है, ठीक है, हड्डियों की कमजोरी के लिए कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन आवश्यक होता है। यदि हमारी हड्डी कमजोर होती है तो डॉक्टर भी हमें कैल्शियम की दवाइयाँ देते हैं जिससे हमारी हड्डी मजबूत होती है। या फिर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको भी कैल्शियम आयरन की ज़्यादा टैबलेट दी जाती है जिससे कि उनके होने वाले जो गर्भ में जो भी बच्चे होते हैं वो उनकी हड्डी मजबूत रहे। इस वजह से ये सारी दवाएं दी जाती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये कैल्शियम फास्फोरस क्या करता है, हड्डियों को मजबूत बनाने में काम करता है, ठीक है। रक्त में लाल रुधिर कोशिकाओं के निर्माण के लिए जो लौ तत्व होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है, यानी जो हमारे शरीर में लौ तत्व होते हैं, जो भी आयरन होते हैं, वो रेड ब्लड जो कार्पल्स होते हैं उसकी अधिकता को बनाए रखता है, ठीक है। आयरन क्या करता है कि शरीर में जो ब्लड होता है उसको बढ़ाने का काम करता है, ठीक। फिर है थायराइड ग्रंथियों की क्रियाशीलता, ठीक है, यानी थायराइड ग्रंथियों की जो क्रियाशीलता एवं विकास के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। जो भी थायराइड ग्रंथियां होती हैं, तो थायराइड ग्रंथियां कहाँ होती हैं, गले में होती हैं, तो इसके क्रियाशीलता के लिए, इसके विकास के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। यदि हम आयोडीन का सेवन करते हैं तो क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि जो होती है वो बराबर में रहती है, ठीक है। और आयोडीन की यदि कमी हो जाती है तो इसी वजह से थायराइड ग्रंथियां बाहर निकल आती हैं, जिसको हम कहते हैं घेगा हो गया है, ठीक है। आम भाषा में हम लोग कहते हैं ना कि घेगा निकल आया है। तो वो क्या होता है, वो थायराइड ग्रंथियां जब बढ़ जाती हैं तो वो घेगे का रूप ले लेती हैं, बाहर आ जाती हैं, गले में ही होता है, ठीक है। तो उसके इस तरह से ये जो आयोडीन होता है वो थायराइड ग्रंथियों को बराबर किया रहता है, ठीक है। आयोडीन क्या करता है, थायराइड ग्रंथियों की क्रियाशीलता को बनाए रखता है, उसके विकास के लिए उसकी क्रियाशीलता जो है उसको बनाए रखता है। यदि आयोडीन की कमी हो जाती है शरीर में तो उससे ही हमें विभिन्न प्रकार के थायराइड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे गले में घेगा निकल जाना तो थायराइड के बढ़ने से ही होता है, ठीक है।
आयोडीन की कमी जब हो जाती है तब। इसके बाद है देखिए कि खनिज लवणों से पाचन क्रिया सुचारू बनी रहती है, यानी जो खनिज लवण होते हैं उससे जो पाचन क्रिया होती है वो बराबर हुई रहती है, ठीक है, अच्छे से होती है। इसके बाद है लवण अम्ल क्षार के संतुलन को भी बनाए रखता है। लवण क्या करता है, अम्ल और क्षार के संतुलन को बराबर किया रहता है। तो इस तरह से जो खनिज पदार्थ होते हैं वो भी बहुत ही आवश्यक होते हैं शरीर के लिए। तो शरीर के लिए एक तरह से देखा जाए तो सभी आवश्यक हुए, है ना। पोषक तत्व जितने भी हैं वो सभी आवश्यक हैं। हमने आपको क्या क्या बताया, प्रोटीन के बारे में बताया, विटामिन के बारे में बताया, खनिज लवण के बारे में बताया, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया, वसा के बारे में, तेल के बारे में बताया, ठीक है। तो ये सब क्या है, पोषक तत्व हैं, तो जिसका हमारे शरीर में होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो विभिन्न खाद्य पदार्थों के माध्यम से ये सब पोषक तत्व हमारे शरीर में आते हैं, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।